आ जाइए। पिछले क्लास में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 520 तक हुआ था। आज जो है हम लोग 521 और उससे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, पांच 521 नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था। देखिए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं थे। इसके अलावा जो इंद्र नारायण द्विवेदी है, गौरी शंकर मिश्र है और मदन मोहन मालवीय है, इन सभी ने मिलकर फरवरी 1918 ईस्वी में यूपी किसान सभा की स्थापना किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबंध यूपी किसान सभा से नहीं था। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में किसानों द्वारा चलाया गया था। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में किसानों द्वारा चलाया गया था। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। सहजानंद सरस्वती, इनका संबंध बिहार से है। बिहार के बहुत बड़े किसान नेता अपने समय के हुआ करते थे और बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन इन्हीं के द्वारा किया गया था। बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है आपको इन्हीं के द्वारा 1929 ईस्वी में किया गया था। इनका संबंध बिहार से रहा है। खुदाई खिदमतगार, देखिए जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन है इसका गठन खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था और उसका संबंध रहा था उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से, और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को ही शॉर्ट में NWFP लिखा गया है। तो खुदाई खिदमतगार का संबंध रहा है आपको उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से। स्वामी रामानंद, स्वामी रामानंद की अगर बात की जाए तो इनका संबंध हैदराबाद से रहा है। और अब्दुल हमीद खां, इसका संबंध दक्षिणी असम से रहा है। 3 4 1 2 आंसर बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे थे? किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे थे इनमें से स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में ही 1930 के दशक में 1936 ईस्वी में जो है आपको अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन। लगान का नगद में परिवर्तन। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1936 में लखनऊ में जो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी उसकी स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी और उसका प्रथम अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ही बने थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। कहां हुआ था? लखनऊ में। लखनऊ में। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। बिहार के किसान आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया उनकी मृत्यु के ठीक पहले। निम्न में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? निम्न में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। देखिए, आप याद कीजिए, वर्ष 1936 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ लखनऊ में और वर्ष 1936 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया और 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान ही लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित नेहरू कर रहे थे 1936 में और 1936 में जब लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ तो उन्होंने ही पार्टिसिपेट करने का काम किया था, उन्होंने ही भाग लेने का काम किया था। अर्थात आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू।
इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब गांधी जी चंपारण आए थे, सत्याग्रह किए, और जब गांधी जी का सत्याग्रह लोकप्रिय हुआ तो राजेंद्र प्रसाद भी चंपारण पहुंचे थे। राजेंद्र प्रसाद भी चंपारण पहुंचे थे, और चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद बिहार में किसानों को जो भी समस्या होती थी तो महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद को ही उन समस्याओं के समाधान हेतु भेजने का काम किया करते थे। तो इसलिए हम यह बात कह सकते हैं कि बिहार में किसान आंदोलन के साथ जो कांग्रेसी नेता जुड़ा हुआ था उसका नाम था राजेंद्र प्रसाद। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनिए। बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चलाया गया था। भारतीय किसान विद्यालय, एनजी रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक। बकास्त संघर्ष, स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1 आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना बंगाल के तिभागा आंदोलन की मांग थी। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बारदौली सत्याग्रह में। बारदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बारदौली में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? देखिए, ऐसे तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बारदौली की महिलाओं के द्वारा, लेकिन ऑप्शन में बारदौली की महिला नहीं है, इसलिए टिक करना है आपको महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? बारदौली सत्याग्रह की सफलता पर दी थी। बारदौली सत्याग्रह की सफलता पर। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? देखिए, भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ था पोचमपल्ली से, और पोचमपल्ली वर्तमान में तेलंगाना में पड़ता है, लेकिन ऑप्शन में तेलंगाना है नहीं। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाकर के हमको टिक क्या करना है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंधित था? पोचमपल्ली। पोचमपल्ली। पोचमपल्ली ही संबंधित था। हमको लगता है आंसर में उदयगिरी लिखा हुआ है, देखिए तो उदयगिरी है। गलत है, जो हम बता रहे हैं वो सही है। पोचमपल्ली। पोचमपल्ली। उदयगिरी नहीं बल्कि पोचमपल्ली। आंसर को काट लीजिएगा, ये आंसर में आपका गलत है। पोचमपल्ली इसका सही उत्तर होगा। पोचमपल्ली। पोचमपल्ली। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश राज्य से। आंध्र प्रदेश राज्य से। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 ईस्वी से 18 अप्रैल 1951 ईस्वी से विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। विनोबा भावे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहां के कैदियों ने नंगी हड़ताल का आयोजन किया था? छपरा के जेल कैदियों ने। छपरा के जेल कैदियों ने। देखिए, छपरा के जेल कैदी जो है, देखिए गांधी जी जब भी आंदोलन करते थे तो गांधी जी क्या आह्वान करते थे? गांधी जी आह्वान करते थे कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कीजिए। तो गांधी जी के आह्वान पर छपरा के जेल कैदियों ने जो है आपको अंग्रेजों द्वारा निर्मित विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिया, और जो है नंगा रहने लगा, और जो केला का पत्ता होता है ना, उसके माध्यम से अपने गुप्त अंग को ढकने लगा। इसी को नंगी हड़ताल कहा गया। समझ गए? छपरा के जेल कैदियों ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय लोटा विद्रोह हुआ था मुजफ्फरपुर में। लोटा विद्रोह, देखिए, जो उस समय भारतीय लोग होते थे अंग्रेजों के द्वारा निर्मित बर्तन में ही पानी पीते थे, लेकिन जब गांधी जी ने आह्वान किया कि नहीं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, तो अब जेल में जो बंद कैदी सब थे उन्होंने अंग्रेजों द्वारा निर्मित लोटा में पानी पीना छोड़ दिया, हाथ से पानी पीना शुरू कर दिया था। हाथ से पानी पीना शुरू कर दिया था, या अन्य देसी तरीका से पानी पीना शुरू कर दिया था। इसी को लोटा विद्रोह कहा गया। यह आपको मुजफ्फरपुर में हुआ था। गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कब गिरफ्तार किया गया? गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 5 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया। 5 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया। वही अगर रिहा करने की बात की जाए तो 26 जनवरी 1931 को रिहा कर दिया गया। 26 जनवरी 1931 को रिहा कर दिया गया। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी?
गांधी जी द्वारा, देखिए एक बात बताइए, नमक सत्याग्रह अलग है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अलग है? नहीं। नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च की अगर हम बात करें तो नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक पार्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक पार्ट है, एक भाग है। लेकिन ध्यान रहे, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से यात्रा की शुरुआत किया, 12 मार्च 1930 से यात्रा की शुरुआत किया। अब 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक तौर पर पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने की घोषणा किए, 6 अप्रैल 1930 को, और उसी तिथि से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई मानी जाती है। तो नमक कानून को जब तोड़ा 6 अप्रैल 1930 को, वहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई मानी जाती है, अर्थात आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व आंध्र प्रदेश से किसके द्वारा किया गया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी? नहीं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तो मद्रास में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। पीके पिल्ले, हां, आंध्र प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व पीके पिल्ले ने किया था, पीके पिल्ले ने। गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी के लिए प्रस्थान किए, जिसे दांडी मार्च कहा जाता है। इन 78 सहयोगियों में बिहार से कौन शामिल था? बिहार से एकमात्र व्यक्ति शामिल था, उसका नाम था कारो बापू, और उसी को गिरिपत चौधरी भी कहा जाता, उसी को गिरिपत चौधरी भी कहा जाता, कारो बापू या गिरिपत चौधरी। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। विचार कीजिए, सरोजिनी नायडू, देवदास गांधी, मीराबेन, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, उपर्युक्त में से कौन सा या से गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इस सब गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, सब गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसमें जो देवदास गांधी था, देवदास गांधी महात्मा गांधी के पुत्र थे, महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, उसमें से एक आपको देवदास गांधी था। तो आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी के पुत्रों में से देवदास गांधी एक ऐसे पुत्र हुए, महात्मा गांधी के पुत्रों में से देवदास गांधी एक ऐसे पुत्र हुए जो गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। और महात्मा गांधी के 4 पुत्रों में से एक पुत्र मनीलाल गांधी था, और मनीलाल गांधी की अगर आप बात करेंगे तो जो मनीलाल गांधी था वो नमक सत्याग्रह में श्रीमती सरोजिनी नायडू के साथ पार्टिसिपेट करने का काम किया था, और नमक सत्याग्रह का सबसे बड़ा केंद्र बना था धरासना। समझ गए? धरासना, धरासना कांड में गांधी जी के पुत्र मनीलाल गांधी भी शामिल थे, समझ गए? याद रखिएगा, गांधी जी का ये दोनों बेटा राजनीतिक तौर पर सक्रिय था, मनीलाल गांधी और देवदास गांधी। अरे राजनीतिक तौर पर सक्रिय था तब तो जो है आंदोलन सब में भाग ले रहा था, अगर राजनीतिक तौर पर सक्रिय नहीं होता थोड़े भाग लेता। आगे, ब्रिटानी प्रधानमंत्री ने संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर सांप्रदायिक पंचाट कब जारी किया? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने डॉक्टर अंबेडकर के कहने पर सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा 16 अगस्त 1932 को किया, 16 अगस्त 1932। पूना पैक्ट के अनुसार दलित वर्ग के लिए केंद्रीय विधानमंडल में कितने प्रतिशत सीटों की संख्या में वृद्धि की गई? 18%। गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड और ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम हुआ करते थे। तो जो तीनों गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था। लेकिन यहीं पर प्रश्न अगर यह रहता कि तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अगर तीनों गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्षता के विषय में पूछा जाएगा तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, और अगर तीनों गोलमेज सम्मेलन के उद्घाटन के विषय में पूछा जाएगा तो तीनों गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जो है आपको किया गया था जॉर्ज पंचम के द्वारा, जॉर्ज पंचम के द्वारा। तो उद्घाटन आपसे पूछा जा रहा है, आंसर हो जाएगा सम्राट जॉर्ज पंचम। अधोलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से शुरू हुआ है, हां 12 नवंबर 1930 से शुरू हुआ है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर 1931 से शुरू हुआ है, नहीं गलत है ये। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से शुरू हुआ है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से शुरू हुआ है, सही है। तो कौन सुमेलित नहीं है? बी नंबर, बी नंबर सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर मेरे ख्याल से डी दिया होगा, डी इसका सही उत्तर नहीं होगा, बल्कि इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसका आंसर गलत है, ठीक है, काट लीजिए, बी कीजिए। आगे, ब्रिटानी सरकार के समय गांधी जी ने 11 सूत्री मांग किस पुस्तक या पत्रिका के माध्यम से किया था? गांधी जी ने 11 सूत्री मांग जो है यंग इंडिया के माध्यम से किया था, यंग इंडिया के माध्यम से किया था। किस पत्रिका ने गांधी जी की दांडी यात्रा पर टिप्पणी करते हुए यह लिखा कि गांधी महोदय
समुद्री जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट्स नहीं मिल जाता है। स्टेट्समैन पत्रिका में जो है यह कहा गया था। 1934 से 1940 ईस्वी के बीच की घटनाएं। क्वेश्चन नंबर 556। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए हुए हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव होंगे और 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभा के चुनाव 1937 में हुए और 1937 में जब प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए तो उस समय प्रांतों की संख्या 11 हुआ करती थी। 11 प्रांत में से 5 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। 5 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और 3 प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 3 प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो जो 5 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत और 3 प्रांत में जो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, इन 8 प्रांत में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया। इन 8 प्रांत में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया। कांग्रेस ने सरकार का गठन किया। अब 5 प्रांत जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, ये 5 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। अब जो ये 5 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, यहां पर कांग्रेस तो सरकार का गठन किया है, साथ ही साथ 3 प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वो 3 प्रांत था मुंबई, असम और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, इन 3 प्रांतों में भी कांग्रेस ने सरकार का गठन किया। कांग्रेस ये टोटल 8 प्रांत में सरकार का गठन किया। मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मुंबई, असम, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। 3 प्रांत में कांग्रेस सरकार का गठन नहीं कर पाया था, बंगाल, पंजाब और सिंध। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी थी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी और सिंध में मिलीजुली सरकार बनी थी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी थी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी और सिंध में मिलीजुली सरकार बनी थी। समझ गए? तो 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। यहां पर यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। यहां पर यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया? बंगाल। कहां? बंगाल। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या, पूर्ण बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या 5। कितना? 5। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। मध्य प्रांत में बना था, उड़ीसा में बना था, बंगाल में नहीं बना, पंजाब में नहीं बना। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। तो आंसर हो जाएगा 3 और 4। आगे, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, बंगाल। कहां नहीं बनाई? बंगाल। निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? पंजाब में नहीं हुआ था। पंजाब में। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? 8। कितने में? 8। किसी ऑप्शन में है? नहीं है। तो जो 6 है ना, 6 को 8 बनाइए आप। 6 को 8 बनाइए। 6 को 8 बनाए और 8 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। देखिए आंसर सी दिया हुआ है। सी दिया हुआ है, हाँ ठीक है। तब 6 को 8 बना लीजिए और सी ही इसका सही उत्तर होगा। उसमें गठबंधन में शामिल हुआ था लेकिन कांग्रेस का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं था। ठीक है, कोई योगदान नहीं था। सिंध में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं था। ठीक है, सिंध में ज्यादा महत्व मुस्लिम लीग का था। मुस्लिम लीग का था, कांग्रेस का कोई ये नहीं था। ठीक है, आप नो खोज रहे थे, नो काहे होगा? नहीं होगा। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह तक कांग्रेस शासन किया और 28 माह के बाद वर्ष 1939 ईस्वी में त्यागपत्र दे दिया। 28 माह। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। देखिए 1937 में सरकार का गठन हुआ
और मुस्लिम लीग को 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में एकदम से सफलता नहीं मिली थी, कहीं पर भी मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बनी थी। तो मुस्लिम लीग खाली हाथ था, झुनझुना बजा रहा था खाली हाथ। तो वो तो चाह रहा था कि कांग्रेस भी सत्ता से बेदखल हो जाए। और जब 1939 में कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गया तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया, जिसका समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी किया था। तो आंसर हो जाएगा वर्ष 1939। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1945। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था, रफी अहमद किदवई। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, बाद में देखेंगे। 568 को छोड़ दीजिएगा। आगे निम्नलिखित किदवई चुनाव के पश्चात यूपी में गठित अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1945। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था, रफी अहमद किदवई। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, बाद में देखेंगे। 568 को छोड़ दीजिएगा। आगे निम्नलिखित युग्मों में कौन सा या से युग्म सुमेलित है? इसमें कोई भी सुमेलित नहीं, सब गलत है। इसमें समझ गए, इसमें सब गलत है, नन ऑफ दीज। आगे 1937 के प्रांतीय चुनाव में किन प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? असम, बंबई, पंजाब, बंगाल। क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आंसर हो जाएगा 3 और 4। 3 और 4। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। देखिए हुआ क्या था, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। बिना कांग्रेस से सहमति किए अंग्रेजी सरकार ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से धकेल दिया। एक यह कारण था, और दूसरा यह था कि आप प्रथम विश्व युद्ध को देखिए, 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत ने ब्रिटेन का मदद किया, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिस वजह से कांग्रेस और भारत के लोग यह चाहते थे कि अब हम द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ तब देंगे जब अंग्रेज हमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता देने का आश्वासन देगा। क्या पता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर से दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाए। यही सब कारण था जिस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस और भारत अंग्रेजों का साथ नहीं देना चाहता था। तो 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। इसका प्रमुख कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी, कांग्रेस पार्टी में वामपंथियों का वर्चस्व, कांग्रेस शासित प्रांतों में सांप्रदायिक, ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल होना। यही उत्तर होगा, डी इसका सही उत्तर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। घटना और संबंधित तिथि। महात्मा गांधी द्वारा नोआखोली के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा। महात्मा गांधी 1946-47 ईस्वी में दौरा किया था, क्योंकि भारत में दंगा की शुरुआत हुई थी 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 से भारत में दंगा की शुरुआत हुई थी, और दंगा की शुरुआत कोलकाता से हुई थी। कोलकाता से हुई थी और दंगा पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी में बहुत जोर शोर से चल रहा था। तो गांधी जी नोआखोली 1946-47 ईस्वी में गए हुए थे, 1946 हो जाएगा। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था 1939। बारदोली किसान आंदोलन 1928। चंपारण सत्याग्रह 1917। क्या होगा? ए होगा। ठीक, आगे 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुसलमानों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा? नहीं, अच्छा नहीं रहा था। अच्छा नहीं रहा था, ठीक है, गलत है ये। कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। हां, कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। अच्छा नहीं रहा था, संतोषजनक रहा था। ये जो कहिएगा बहुत अच्छा रहा था, ऐसा बात नहीं था। अगर अच्छा रहता तो पंजाब, बंगाल और सिंध में भी कांग्रेस से सरकार बनाता। समझ गए? तो अच्छा नहीं रहा था, संतोषजनक, ठीक ठाक रहा था। 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत। हाँ, कांग्रेस की सरकारें 8 प्रांतों में बनी। हाँ, 8 प्रांत में बनी। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत की सभी सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत हुई? नहीं। अगर सभी सीट पर मुस्लिम लीग की जीत होती तो मुस्लिम लीग सरकार बनाता ना जी। मुस्लिम लीग कहां सरकार बनाया? यहां पर भी तो कांग्रेस ने सरकार बनाया, यहां पर भी तो कांग्रेस ही सरकार बनाया। तो यह भी क्या है? गलत है। कौन सा सही है? नहीं नहीं, ध्यान दीजिएगा।
कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन गलत है? एक और चार, एक और चार। 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई? 8 प्रांत में। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली बार प्रांतीय विधानसभा के चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत आयोजित किए गए। हाँ, 1935 के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा के चुनाव पहली बार हुए और वर्ष 1937 में हुए। सही है यह बात। मुस्लिम लीग को किसी भी प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। सही है, कहीं भी मुस्लिम लीग को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। सही है ये। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस की मदद से मुस्लिम लीग ने एक संयुक्त सरकार बनाई। नहीं नहीं, लेकिन ध्यान दे, मुस्लिम लीग चाहता था कि संयुक्त प्रांत में कांग्रेस मुस्लिम लीग को सत्ता में शामिल करे, लेकिन कांग्रेस को संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त था, जिस वजह से कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग को सरकार में शामिल नहीं किया। और इसी घटना पर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी रचना इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा है कि मुसलमान मूर्ख था जो उन्होंने हिंदुओं से सुरक्षा की मांग की और हिंदू उससे भी मूर्ख निकला कि सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। कौन सा कथन सही है? एक और दो। यूनियनिस्ट दल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन गलत है? कौन गलत है? पंजाब की शहरी राजनीति में इनकी गहरी पेट थी। नहीं, गलत है ये। जिन्ना सिकंदर समझौते के तहत इन्होंने पंजाब में 1937 के चुनाव में संयुक्त सरकार बनाई। हाँ, सही है ये। इस पार्टी के नेता सिकंदर हयात खान ने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के आयोजन और प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में योगदान दिया था। हाँ, आंसर ये हो जाएगा। जनवरी फरवरी 1937 में चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने निम्न को छोड़कर सभी क्षेत्रों में बहुमत प्राप्त किया था: बंगाल और असम, पंजाब और सिंध, असम पंजाब सिंध, बंगाल असम पंजाब सिंध। उत्तर हो जाएगा पंजाब और सिंध, पंजाब और सिंध। ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि असम है, बी भी सॉरी सी भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि असम है, और डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि असम है। समझ गए? असम में तो कांग्रेस सरकार बनेबे किया था। आंसर हो जाएगा पंजाब और सिंध। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्न घटनाओं को नीचे दिए गए कूट के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ है 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। पूना समझौता। पूना समझौता हुआ है आपको 24 सितंबर 1932। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन यह हुआ है 27, 28, 29 मार्च 1931। मार्च के लास्ट माह में, ठीक है, माह के लास्ट दिनों में 28 मार्च मान के चलिए, 27, 28, 29 मार्च, 28 मार्च 1931। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। 1940, ठीक है। 26 से 29 मार्च 1931 होगा ही, ठीक है। तो देख लीजिए क्या होगा। 1 3 2 4, 1 3 2 4। आंसर ये होगा, होगा। आगे 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों जैसे सिंध, पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में मुस्लिम लीग का चुनावी प्रदर्शन अत्यधिक अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, अच्छा रहा, बहुत खराब, बहुत खराब रहा, खराब रहा। अगर मान लिया जाए अच्छा होता तो सरकार का निर्माण करता ना जी। अच्छा नहीं था तब ना सरकार का निर्माण किया। अगर अच्छा होता तो सरकार का निर्माण करता, तो कहीं ना कहीं बहुत खराब रहा होगा। समझ गए? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अब्दुल कयूम खाने, हकीम अजमल खां, चौधरी खली कुजमा, फजलुल हक। फजलुल हक, फजलुल हक का संबंध बंगाल से है। फजलुल हक का संबंध कहां से है? बंगाल से है। समझिए, बंगाल से है। इसके बाद जो है चौधरी खली कुजमा, चौधरी खली कुजमा, रुकिए ना, वक्त बकाइए नहीं, ठीक है।
इसका संबंध उत्तर प्रदेश से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। आगे आ जाइएगा, हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां का संबंध दिल्ली से, और अब्दुल कयूम खाने का संबंध उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से। 4-1-3-2, 4-1-3-2, आंसर क्या है? बी, बी। आगे 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पीला बक्सा था, पीला बक्सा, पीला बक्सा। किसने कहा? मुस्लिम मूर्ख था जिन्होंने कांग्रेस के समक्ष सुरक्षा की मांग रखा, और कांग्रेस उससे भी मूर्ख निकला जिन्होंने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। 1937 के प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? क्षेत्र और सरकार गठित करने वाली पार्टी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, सही है ये। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, सही है ये। मद्रास में कांग्रेस पार्टी, सही है ये। मुंबई में मुस्लिम लीग, नहीं, मुंबई में भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनी थी, कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनी थी, यही गलत है। आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर डी। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों को किसने कहा कि यह पूर्णतः सरा हुआ है? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा पूर्णतः सरा हुआ है, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा पूर्णतः सरा हुआ है। 1937 के प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के तहत बिहार से प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? बिहार से प्रथम प्रधानमंत्री बने थे मोहम्मद यूनुस खां, मोहम्मद यूनुस खां। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन में यह रहता कि बिहार का प्रथम कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना था, तब आंसर हो जाता आपको डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, तब आंसर हो जाता डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। जनवरी फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के बारे में कौन सा जोड़ा गलत है? प्रांत और प्रधानमंत्री। मध्य प्रांत एनबी खरे, मध्य प्रांत, हाँ सही है ये, एनबी खरे। मद्रास चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सही है। उड़ीसा बीजी खरे ना, उड़ीसा बीएन दास। उड़ीसा के प्रधानमंत्री बने थे, उड़ीसा के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे बीएन दास। असम सादुल्ला, सही है। सादुल्ला के बाद गोपीनाथ बारदोलोई बने थे। कौन सा जोड़ा गलत है? केवल 3, केवल 3 गलत है, ठीक है, केवल 3 गलत है। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। इसमें उनका साथ किस नेता ने दिया था? इसमें उनका साथ दिया था भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर जानते हैं लगभग हमेशा कांग्रेस और महात्मा गांधी के विरोध में ही जाकर के खड़ा रहते थे, समझ गए। आगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा 1917 में आई है, और अगस्त घोषणा 1917 की घोषणा उस समय के भारत सचिव पद पर आसीन लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने किया था। अगस्त घोषणा का संबंध लॉर्ड मॉन्टेग्यू से है। अगस्त प्रस्ताव वर्ष 1940 ईस्वी में भारतीयों के समक्ष रखा गया था, और यह प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो के द्वारा रखा गया था। अगस्त संकल्प, महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 ईस्वी में यह संकल्प लिया कि भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से या तो हम देश को आजाद करवा देंगे या मर जाएंगे। अगस्त संकल्प का संबंध महात्मा गांधी से है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, देखिए जब कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन 1946 में हुआ, और कैबिनेट मिशन योजना में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण की बात नहीं थी, तत्पश्चात मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार करते हुए यह घोषणा किया कि हम 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाएंगे, और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में ही मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया, और इसी तिथि से दंगा की शुरुआत हुई। अर्थात जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है इसका संबंध मोहम्मद अली जिन्ना से है। 1 2 4 3 आंसर है। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र इसलिए दिया क्योंकि बिना कांग्रेस के सहमति के ब्रिटेन की सरकार ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया, इसी वजह से त्यागपत्र दे दिया। तो कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई, यह कोई कारण नहीं था। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, यह भी कोई कारण नहीं था। उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी, यह भी कोई कारण नहीं था। उपर्युक्त कथनों ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। कोई भी कारण सही नहीं है। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस तथा भारत ब्रिटेन के साथ नहीं है, इसको स्पष्ट करने के लिए ही महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू किया।
और इसके अंतर्गत महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त को बनाया। तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखिए, सत्याग्रही चुना गया। दूसरा कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। ऐसे सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया। अगर ऑप्शन में महात्मा गांधी है तो महात्मा गांधी को टिक करना है, और अगर ऑप्शन में महात्मा गांधी नहीं है तो इस कंडीशन में विनोबा भावे को टिक करना है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं महात्मा गांधी है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति यह थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह चाह रही थी कि ब्रिटेन की सरकार कांग्रेस को यह आश्वासन दे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को आजाद कर दिया जाएगा, तभी द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस ब्रिटेन का साथ देगी, अदरवाइज कांग्रेस ब्रिटेन का साथ नहीं देगी। कांग्रेस की यही नीति थी। क्या होगा उत्तर? पूर्व स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। कथन एस, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया। नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों को सहयोग प्रदान नहीं किया था। गलत है ये, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। नहीं, ऐसी भी कोई आशा नहीं थी। गलत है। एस और आर दोनों असत्य है। आंसर बी। वर्ष 1939 में सभी मतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। हां, दे दिया था। कारण आर, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। हां, स्वीकार नहीं किया था, इसी वजह से त्यागपत्र दे दिया। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। आंसर ये होगा। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड है, आंसर डी हो जाएगा। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ वर्ष 1945 में। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ वर्ष त्यागपत्र दे दिया था। क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड है, आंसर डी हो जाएगा। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ वर्ष 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी 17 अक्टूबर 1940। 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। व्यक्तिगत सत्याग्रह का तीसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? तीसरा सत्याग्रही चुना था ब्रह्मदत्त को। गांधी जी मंदिर प्रवेश दिवस कब मनाया? 8 जनवरी 1933। 8 जनवरी 1933। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? भारत में क्रिप्स मिशन आया 1942। कब आया? 1942। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए। सही है ये? कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। यह भी सही है? कि कोई प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। यह भी सही है? कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा। यह भी सही है। सब सही है। आंसर डी, सभी चारों। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है मतलब गलत है। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन का दर्जा देना, ये तो सही है। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा, यह भी सही है। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व होगा, यह गलत है। यह सही है। आंसर हो जाएगा सी। सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देना चाहिए। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देना चाहिए।
किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? महात्मा गांधी, पोस्ट डेटेड चेक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव में प्रावधान सम्मिलित है भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए नहीं। क्रिप्स प्रस्ताव में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए बात नहीं की गई थी, गलत है ये। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, हां, इसकी बात की गई थी, ये सही है। कौन सही है? केवल 2। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था, विशेष तौर पर जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में प्रारंभ किया, तो उसी पर टिप्पणी करते हुए लॉर्ड लिन लिथगो ने महात्मा गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे, तब उस समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? वर्धा में। वर्धा में पारित किया गया था, वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल थे, लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ है, 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया था? मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में पारित किया गया था। वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन महाराष्ट्र से शुरू हुआ, मुंबई से शुरू हुआ, बंबई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा? नहीं, त्यागपत्र देने को नहीं कहा था। इस आंदोलन में यह सब काम करने को गांधी जी ने नहीं कहा था, गलत है ये। सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा? नहीं, सैनिकों को भी अपने पद छोड़ने को गांधी जी ने नहीं कहा, गलत है ये भी। राजसी रियासतों के राजाओं को, यानी देसी रियासत के राजा महाराजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। हां, यानी देसी रियासत के राजा महाराजाओं को कहा कि आप जो है ऐसा दिखाइए कि जो हमारे अधीन जनता है वहां पर हमारा ही शासन है, वहां पर हमारा ही शासन है, वहां पर अंग्रेजों का शासन नहीं है। यह बात सही है। कौन सा सही है? केवल 3। यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। यह कथन महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा किसने दिया? देखिए, ध्यान दीजिएगा। करो या मरो का नारा मूल तौर पर जो इजाद किया गया है यूसुफ मेहर अली के द्वारा इजाद किया गया है, लेकिन जब ये प्रश्न दे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो यहां पर यूसुफ मेहर अली है नहीं, इसलिए यहां पर आपको टिक करना होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। करो या मरो के नारा का इजाद यूसुफ मेहर अली ने किया, लेकिन उसे लोकप्रिय बनाने का काम महात्मा गांधी ने किया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो महात्मा गांधी। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से था? करो या मरो का संबंध था भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ? क्रिप्स मिशन योजना की असफलता की वजह से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। क्रिप्स मिशन योजना की असफलता की वजह से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। क्रिप्स प्रस्ताव। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। उपर्युक्त सभी ने। इसमें से किसी भी पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, बल्कि इन सभी पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। यहां तक कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने भी भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। उन्होंने भी भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? उस समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आप याद कीजिए 1940 से 1946 तक लगातार 6 वर्ष तक
लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे हैं। और 1940 से 1946 के बीच में 1942 आता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है, आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन फल था। क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य कहां? भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी कहां? गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का नहीं? एआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का? हां। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था उषा मेहता। किसने? उषा मेहता। निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था लुई फीसर। लुई फीसर। लुई फीसर। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फीसर एक अमेरिकी पत्रकार था। अमेरिकी पत्रकार था। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार और संयुक्त प्रांत। बिहार और संयुक्त प्रांत, ये दोनों क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा प्रभावित रहा था। 1 और 4। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। हां, सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। और 1857 के विद्रोह में जिस प्रकार से अवध के क्षेत्र में आम जनता ने भाग लिया, उसी प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन की अगर आप बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया था, जिस वजह से कांग्रेस के क्षेत्रीय नेतृत्व ने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। और भारत छोड़ो आंदोलन में आम जनता ने पार्टिसिपेट किया था, और आम जनता के पार्टिसिपेट करने की वजह से ही लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन यानी भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। यह बात सही है। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। हां, किसान हो गए, मजदूर हो गए, श्रमिक हो गए, हर वर्ग के लोग जो है इस आंदोलन में जो है आपको पार्टिसिपेट किया था। तो किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, यह भी सही है। समझिए, यह भी सही है, दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। किसानों ने भाग लिया था, इस वजह से जो है सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। आंसर यह होगा। राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां रखा गया? पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। पटना के बांकीपुर जेल। राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर कहां रखा गया था? बांकीपुर जेल। रिपीटेड है क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया था? महात्मा गांधी को पूना के आगा खां पैलेस में, और पूना का आगा खां पैलेस बंबई में है, यानी आंसर हो जाएगा बंबई। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में, पूना के आगा खां पैलेस में। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था मुंगेर। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन दिवाली पर्व के मौका का फायदा उठाते हुए वे जेल से भाग निकले और नेपाल पहुंचकर बैद्यनाथ झा के साथ मिलकर आजाद दास्ता का गठन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता का गठन बैद्यनाथ झा और जयप्रकाश नारायण ने किया, और यही संगठन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे अहम भूमिका निभाने का काम किया था। इसी के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जयप्रकाश नारायण की एक नई पहचान बनी थी। हाँ, प्रभावती देवी सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही कार्यरत थी। ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसमें इसको कोई नया पहचान नहीं मिला था। समझ गए? प्रभावती देवी इसी की पत्नी थी। हाँ, सही बात है, इसी की पत्नी थी। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। हाँ, मिली, क्योंकि गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर कह रखा था करो या मरो। इस आंदोलन के माध्यम से या तो देश को आजाद करवा देंगे या मर जाएंगे। इसी वजह से लोगों में काफी ज्यादा साहस देखने को मिला कि अब जो है यह एकदम अंतिम है, इसमें या तो जो है अंग्रेज को बाहर कर देंगे भारत से या मर जाएंगे, दो में से एक ही काम होगा। सही है ये भी सही है, व्याख्या सही है। निम्नलिखित में से
किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन। नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना बलिया, सतारा, मिदनापुर। बलिया उत्तर प्रदेश, सतारा महाराष्ट्र, मिदनापुर बंगाल। उत्तर प्रदेश के बलिया, महाराष्ट्र के सतारा, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में समानांतर सरकार का गठन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बलिया हां, सतारा हां, हजारीबाग नहीं, मेरठ नहीं। 1 और 2 आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना? आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में बंगाल के मिदनापुर में जो समानांतर सरकार का गठन हुआ था उसी को जातीय सरकार कहा जाता है। बंगाल के मिदनापुर में 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार का गठन हुआ था उसी को जातीय सरकार कहा जाता है। आंसर हो जाएगा 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पंपलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पंपलेट में था? संवैधानिक गतिरोध का हल। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश शासक द्वारा में था संवैधानिक गतिरोध का हल। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह का संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असहाय तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया लाई। भारत छोड़ो आंदोलन। मिदनापुर जनपद के तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार स्थापित की गई थी उसका नाम था जातीय सरकार। क्या नाम था? जातीय सरकार। वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 ईस्वी में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कांग्रेस में वेवल के साथ वार्ता किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? डोमिनियन एस्टेट्स का। डोमिनियन एस्टेट्स का। कौन सही सुमेलित है? चीतू पांडे, भारत छोड़ो आंदोलन। चीतू पांडे का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। कहिएगा कैसे है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में चीतू पांडे ने समानांतर सरकार का गठन किया था। इस रूप में आप कह सकते हैं चीतू पांडे का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। लक्ष्मी स्वामीनाथन, आईएनए। आईएनए मतलब आजाद हिंद फौज। इनका संबंध आजाद हिंद फौज से था। शशि भूषण राय चौधरी, असहयोग आंदोलन। गलत है। गुरुदत्त सिंह होगा, अनुशीलन समिति नहीं। गुरुदत्त सिंह का संबंध है कामागाटा मारू प्रकरण से। गलत है ये भी। कूट में सही का चयन करें। 1 और 2। अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है। और साथियों, मैं आपका और आप अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूं। निम्न में यह घोषणा किसने की थी? यह घोषणा सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने। ऐसा घोषणा वही कर सकते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942, अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन अक्टूबर 1940। देखिए क्या होगा। 4 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 2 होगा। 4 3 1 2 होगा ना जी? 4 3 1 2 होगा। आंसर बी होगा। बी। मध्यकालीन का रिवीजन कर रहे हैं जी? इसको घर पे जाके देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आए? इसको कौन देखेगा? हम देखेंगे। आए? क्वेश्चन आंसर काहे करवा रहे हैं? याद करने के लिए ना। अभी उठा करके पूछेंगे 90% लड़का जवाब नहीं दीजिएगा। समझ गए? 90% छात्र जवाब नहीं देंगे, हम पूरा गारंटी के साथ कह सकते हैं। आप इसको देखवे नहीं करते होंगे, पक्का नहीं देखते होंगे। समझ गए? बताइए तो मां कसम कौन क्वेश्चन आंसर को पूरे आधुनिक भारतीय इतिहास के क्वेश्चन आंसर करवाने के बाद जो है खुद से सेल्फ स्टडी करते हुए इसको आपने देखा है? मां कसम है आपको। हाथ खड़ा कीजिए तो। कौन देखे? हाथ खड़ा कीजिए तो। देखिए मुश्किल से 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो 13 गो। बताइए इतना विद्यार्थी में मात्र 13 गो देखा है। अच्छा, अब बाद बाकी क्या?
घास छीलने के लिए जाते हैं कि बकरी चराने, भैंस चराने जाते हैं? ये काहे करवा रहे हैं? याद करने के लिए ना करवा रहे हैं। और मध्यकालीन का रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मध्यकालीन का रिवीजन कर रहे हैं। और जो है मध्यकालीन का टेस्ट होगा, और मध्यकालीन का टेस्ट बहुत जल्दी हो जाएगा। रविवार को मध्यकालीन का टेस्ट नहीं होगा। रवि के छात्रा के द्वारा जो है मैसेज किया गया था कि सर उस रोज या उसके अगले रोज, पता नहीं तीज है, पता नहीं कब है, नहीं है, हमको नहीं पता है, लेकिन जो है उस रोज या उसके अगले रोज जो भी हो, तो बहुत सारी लड़की तीज करेगी जो शादीशुदा है, तो इसलिए बहुत सारी लड़की उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। इसलिए जो है टेस्ट रविवार के ठीक एक दिन पहले शनिवार को रखें। शनिवार को 12:30 से 1:30 फुल लेंथ टेस्ट होगा, और 2:45 से 3:45 मध्यकालीन भारतीय इतिहास का टेस्ट हो जाएगा। ठीक उसी समय जो है 15 मिनट के बाद ओएमआर शीट जमा लेकर के, ओएमआर शीट चेक नहीं होगा, जमा लेकर के जो है आपको मध्यकालीन का टेस्ट शनिवार को ही आयोजित करवा देंगे। तो शनिवार को ही मध्यकालीन का भी टेस्ट है। क्लियर है? प्राचीन का तो ओएमआर शीट चेक नहीं है ना हुआ, हाँ, तो चेक हो जाएगा आगे। शुक्रवार को होगा तो चेक करवा देंगे, ठीक है, या कभी भी एक दिन चेक करवा देंगे। शनिवार को ही आपका मध्यकालीन का टेस्ट रख रहे, रविवार की जगह शनिवार को ही टेस्ट है, ठीक है। एक ही दिन दोनों टेस्ट हो जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट भी होगा और मध्यकालीन का भी टेस्ट होगा, दोनों टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए रिवीजन कीजिए मध्यकालीन का। भारत छोड़ो आंदोलन किसके समग्र नेतृत्व में चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का कोई नेतृत्व करता नहीं था, यह नेतृत्व विहीन आंदोलन था, यह नेतृत्व विहीन आंदोलन था, तो आंदोलन नेतृत्व विहीन था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है, मतलब गलत है? उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, यह गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई? बलिया में, मिदनापुर में, सतारा में, झांसी में नहीं हुई थी। 1, 3 और 4। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह दिल्ली की प्रथम निर्वाचित महापौर थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस पार्टी छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई। यह महिला थी अरुणा आसफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई जगहों पर समानांतर सरकार स्थापित की गई। विद्रोह के नेताओं के साथ निम्न में से कौन सा ऐसे स्थान सही सुमेलित है? बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, सही है। मिदनापुर नाना पाटिल, गलत है। सतारा सतीश सावंत, गलत है। कौन सा सही है? केवल एक। निम्नांकित में से कौन सा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं का सही कालानुक्रम है? रॉलेट एक्ट 1919, सूरत विद्रोह 1907, भारत छोड़ो 1942, पूना पैक्ट 1932। तो इसको सजाइए हो। सबसे पहले सूरत विद्रोह होगा, सूरत विद्रोह, उसके बाद रॉलेट एक्ट होगा, रॉलेट एक्ट, उसके बाद पूना पैक्ट और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? बी, बी हो जाएगा आंसर। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिन्हें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन के समय तामलुक की किस 73 वर्षीय किसान महिला ने गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्रीय झंडे को ऊंचा रखा? मतंगनी हाजरा। अधोलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आलोचना करते हुए अनुत्तरदायित्वपूर्ण और पागल भरा कार्य बताया? बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट, रूजवेल्ट थे। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में किसने कहा अगस्त की क्रांति सरकार के विरुद्ध प्रजा का विरोध था? इसकी तुलना फ्रांस के बेस्टिल के पतन से या रूस की अक्टूबर क्रांति से की जा सकती है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने कहा था। अब लगभग 100 क्वेश्चन बचा है ना जी। आप लोग को तो लग रहा होगा ये समाप्त होगा कि नहीं होगा। हमको भी चैप्टर करवाने में लगता था समाप्त तो होगा कि नहीं होगा, समझ गए अंतिम में, लेकिन अब लगता है हो जाएगा ना। क्या लगता है आप लोग को? हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए। भारत छोड़ो आंदोलन से ठीक पूर्व जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर 5 जुलाई 1942 ईस्वी को गांधी जी ने अपने किस पत्रिका में लिखा था कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ?
इसमें कंफ्यूजन हो गया हमको जी, बी या सी होगा, ए और डी तो नहीं होगा। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, कंफर्म होकर के बताएंगे। ठीक है, आंसर क्या दे रहा है उसको गोली मारिए ना। ठीक है, आंसर क्या दे रहा है उसको गोली मारिए। ठीक है, छोड़िए इसको। एगो क्वेश्चन पहले छोड़े थे, आज एगो क्वेश्चन ही छोड़ रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, अब अगले क्लास में बता देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू कैद करके रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू जो है कैद करके रखा गया था। देखिए, अलग अलग बुक पढ़िएगा तो अलग अलग देता है। जैसे कि लुसेंट पढ़िएगा तो अहमदनगर देता, नहीं, लुसेंट भी अल्मोड़ा ही देता है, क्राउन भी अल्मोड़ा ही देता है, और जितने भी ऑथेंटिक सोर्स है सब लगभग अल्मोड़ा ही देता है। लेकिन कुछ सोर्स अहमदनगर फॉल्ट भी देता है, कुछ सोर्स अहमदनगर फॉल्ट देता है, लेकिन आंसर अल्मोड़ा होगा। सही उत्तर इसका अल्मोड़ा होगा। आंसर में क्या दिया है देखिए तो, अल्मोड़ा दिया है, सही है। तब कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? कैबिनेट मिशन योजना में 3 गो सदस्य था, क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस, उसमें सबसे ऊंचे पद पर पेंथिक लॉरेंस था, भारत सचिव के पद पर, जिस वजह से कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता पेंथिक लॉरेंस ने किया। पेंथिक लॉरेंस, सर पी लॉरेंस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया, क्रिप्स मिशन योजना 1942 में आया है, बेबेल योजना 1945 में रखा गया है, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया है। आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय साइमन कमीशन 1928 में भारत आया है? आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? किसने किया था? कैबिनेट मिशन योजना ने किया था, कैबिनेट मिशन योजना ने। अब छोड़ दीजिए, लगभग 100 क्वेश्चन रहने दीजिए, ठीक है, अगले क्लास के लिए। और उधर उसमें तो 70-75 हो, ठीक है। अब छोड़ दीजिए, 680 तक हुआ, हाँ छोड़ दीजिए। अब इससे आगे अगले क्लास में कर लीजिएगा। इधर जो है लगभग कितना क्वेश्चन बचा? को